आज की कहानी की शुरुआत होती है 1949 से, जहां पर हम एक कोलंबिया में मौजूद एक बड़े से माउंटेन को देख पाते हैं, जिसके टॉप पर बैठा एक घायल क्लाइंबर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके चेहरे पर एक डर है जो उसे नीचे उतरने नहीं दे रहा है। लेकिन उसे हिम्मत तो करनी होगी, वरना यहीं फंसे फंसे वो मर जाएगा। इसीलिए उसने फिर से रस्सियों को बांधा और ईश्वर का नाम लेकर नीचे उतरना शुरू किया। इतने में ऊपर से किसी की गुर्राने की आवाज़ आती है, जो सुन उसके चेहरे पर वही डर और सहमापन वापस आ गया, जिसके कारण वो एक गलत कदम रख देता है और वही उसकी मौत की वजह बनती है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ऐसे इस पहाड़ पर पहले कई बार हो चुका है। यहाँ पर अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस क्लाइंबर भी नीचे गिरकर मारे जा चुके हैं, लेकिन किसी को आज तक वजह नहीं पता चल पाई। अब सरकार ने वहाँ जाने पर रोक लगा दी है। कहानी कुछ इस तरह से आगे बढ़ती है। अब हम दो क्लाइंबर को देखते हैं जिन्हें रॉक क्लाइंबिंग करना बेहद पसंद है। इतने में इनके पास एक लड़की आई जिसने शॉन को बताया कि फॉरबिडन माउंट को फिर से खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये सुन वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो माउंटेन आज से तकरीबन 60 साल पहले बंद हुई कुछ अज्ञात मौतों की वजह से, जिसमें एक मौत शॉन के दादाजी की भी थी। उसे आज तक पता नहीं चल सका कि आखिर वो कैसे मारे गए। लेकिन अब उसके पास मौका है वहां जाकर इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि आखिर वो इतने साल क्यों बंद थी। अब दूसरे सीन में हम एक ऑफिसर को देखते हैं जिसे कोई बता रहा है कि वो फिर से खुल गया है। तो उसने अपने एक साथी से कहा कि तुम भी वहां पर जाओगे, पर याद रखे कि कोई गलती ना हो, क्योंकि ये एक चूक और सब कुछ खत्म। दरअसल उस माउंटेन पर जाने के लिए कुछ लिमिटेड लोग को ही सेलेक्ट किया जा रहा है, इसीलिए अभी शॉन उसी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, जिसमें उसके दादाजी के बारे में भी पूछा गया। तो उसने बताया वो भी उसी की तरह एक क्लाइंबर थे, लेकिन सालों पहले उन्होंने जब फॉरबिडन माउंटेन को क्लाइंब किया तो उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। न जाने क्लाइंब करने के बाद वो कहाँ चले गए। इंटरव्यू उसकी सारी बातों को सुनता है और फिर बाद में उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। इतने में शॉन के डैड वहां पर उसे जल्दी जल्दी पैक करते हुए देखते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। तो उसने उन्हें सारी कहानियां बताई, जो सुन वो हैरान थे कि आखिर उस माउंटेन को दोबारा क्यों खोला गया। उनका मानना था कि वो जगह किसी तरह के श्राप में फंसी हुई है, जिसमें उसके दादाजी भी फंस गए थे। लेकिन अब वो अपना बेटा खोना नहीं चाहते, इसीलिए वहां पर ना जाए। उसकी मॉम भी मना कर रही थी इस चीज के लिए, लेकिन शॉन का कहना था कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बेटा शक्तिशाली है और वो किसी भी चीज से नहीं डरता। आसान भाषा में कहा जाए तो अब शॉन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसने ठान लिया है कि वो उस पहाड़ को चढ़कर रहेगा। अब बीच रास्ते में वो एक आदमी से वहां तक जाने का रास्ता पूछता है, जिसके बाद वो उसके बताए हुए रास्ते को फॉलो करके फाइनली वहां तक पहुंच चुका है। और वहां उसे मिलता है उस कैंप का मैनेजर, जो उसे बताता है कि अभी पहली बारी में कुछ एक्सपीरियंस क्लाइंबर को ही ऊपर भेजा जा रहा है और इसीलिए उसे टीम बी में डाल दिया गया है। इस बीच उसके पास उनके डैड की कॉल आती है, जो उससे पूछते हैं कि क्या वो सही सलामत पहुंच गया। तो वो उन्हें टेंशन ना लेने की सलाह देता है। वहीं कैरी, जो कि मैनेजर की असिस्टेंट होती है, वो उसे भी अपने साथ ले जाने की बात करती है, लेकिन वो इनकार कर देता है, क्योंकि उसके एब्सेंस में कोई तो यहाँ पर रहना चाहिए जो यहाँ पर नीचे रहकर लोग को देख रेख सके, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और इस दौरान हम रेडियो नाम के शख्स को भी देखते हैं, जो इन्हीं का टीम का हिस्सा है। उसका काम वही है जैसे कि उसका नाम है। इसके बाद अब मैनेजर एक क्विक मीटिंग बुलाता है, जिसमें सभी क्लाइंबर मौजूद। वो उन्हें बताता है कि इस पहाड़ को चढ़ पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर किसी को हल्का सा भी डर महसूस हो रहा है तो वो जा सकता है, क्योंकि वो किसी की मौत की जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। पर कोई भी शख्स वहां से नहीं हिलता, जिसका ये साफ मतलब था कि सबके इरादे सख्त। वो जिस काम के लिए यहाँ पर आए हैं उन्हें वो पूरा करके ही लौटेंगे। इस बीच वहां पर एरिया का चीफ आता है, जिन्हें मैनेजर कुछ और इन्फॉर्मेशन बताने को कहता है इस पहाड़ के बारे में। तब वो शॉन की तरफ देखकर कहता है कि यहाँ पर 60 साल पहले कई लोग ऊपर गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी नीचे नहीं आ सका। तब से लेकर आज तक इसे बंद ही रखा गया, लेकिन आज इसे फिर से खोला गया है। अगर किसी को हल्की सी भी ध्वनि या फिर घबराहट महसूस हो तो वो फौरन नीचे आ जाए। ये सब उन्होंने शॉन को देखते हुए कहा, इसीलिए सभी लोग अब उनके जाने के बाद उसे ही देखने लगते। तो एक लड़की सभी को उसके दादाजी के बारे में बताती है कि वो उन लोगों में से थे जो आज से 60 साल पहले ऊपर गए थे। अब सभी एक एक करके अपने कदम उस पहाड़ पर रखते हैं और अपनी जान को हथेली पर रखकर ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ नीचे रेडियो सभी को सुन रहा होता है, ताकि अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वो उसकी मदद कर सके। इस बीच शॉन भी कैरी के पास जाकर कहता है कि अगर उसे उसकी मदद चाहिए तो वो बेझिझक उसकी मदद मांग सकती है। चढ़ते चढ़ते उन लोगों को रात हो जाती है।
अब जिसे जहाँ कहीं हल्का सा भी किनारा मिलता है वो वहीं पर डेरा डाल देता है। इस बीच नीचे शॉन जब जंगल में टॉयलेट के लिए जा रहा था तभी उसके सामने चीफ आ गए, जिसने उसे बताया कि तुम्हारे दादाजी कोई आम नागरिक नहीं थे, बल्कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए ऊपर भेजा गया था। दरअसल वहां पर एक खास शक्ति का प्रकोप है जो लोगों को अपने वश में करती है और फिर उनसे वो करवाती है जो उसका दिल करता है। इसीलिए तुम्हारे दादाजी ऊपर गए ताकि वो उसे खत्म कर सके, लेकिन उन्होंने भी खुद को उसके हवाले कर दिया। वो शक्ति कुछ ऐसा कर देती है जिससे कि हम एक दूसरे को ही मानना शुरू करते हैं, लेकिन अब वो अधूरा काम तुम्हें पूरा करना होगा। इतना कहकर वो उसे एक डंडा देते हैं और बताते हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है ताकि हम उस शक्ति को खत्म कर सके, जिसे वो लोग रावण के नाम से पुकारते हैं। और आज ये काम कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में एक आग देखी है। अब दोस्तों शॉन को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उससे कुछ और सवाल करता है, लेकिन चीफ बस इतना कहकर वहां से चले जाते हैं कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो वहीं ऊपर क्लिफ पर आराम कर रहे क्लाइंबर जिसमें से एक लड़की दूसरे लड़के से पूछती है कि आखिर उसका नाम लकी क्यों है, तो उसने जवाब दिया कि वो अपनी जवानी में बहुत बार मौत को छूकर वापस आ चुका है, इसीलिए लोग उसे लकी कहकर पुकारने लगे। देखते हैं इस बारी क्या होता है। सुबह होने पर मैनेजर अब सभी को चढ़ाई शुरू करने को कहता है, पर कुछ ही देर बाद उन्हें कुछ अजीब से विजन आने शुरू हो जाते, जिसमें वो खुद से ही कह रहे थे मेरे दिमाग से निकल जाओ। पर ये सिर्फ मैनेजर के दिमाग में नहीं आया, बल्कि वहां जितने भी क्लाइंबर मौजूद थे सभी को आया। जो सोच मैनेजर खुद हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन सिर्फ यही नहीं, अब तो इनका रेडियो का कनेक्शन भी टूट चुका है, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि नीचे मौजूद किसी को कुछ भी खबर नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है। तभी वहां पर शॉन आता है जो कैरी को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन सिग्नल ना मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसीलिए उसे डांट कर भगा देता है। और फिर उसे एहसास होता है कि वो भी उसकी टीम का ही हिस्सा है और इसीलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो वापस जाकर उसके पास उसे माफी मांगता है। तब शॉन उसे वो सारी बातें बताता है जो कि चीफ ने उसे कल रात बोली थी, लेकिन कैरी को ये सब एक मजाक लगता है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो सरकार फिर से फॉरबिडन माउंटेन को कभी खोलती ही नहीं। इस बीच वैन से रेडियो उसे अंदर बुलाता है और बताता है कि अभी कुछ ही देर पहले उसका कनेक्शन हुआ मैनेजर से, लेकिन अब फिर टूट गया। तो शॉन वहां मौजूद सभी को फिर से बताता है कि शायद कुछ सही नहीं है, कुछ तो वजह है जिसके कारण ये इतने सालों तक बंद था। और अब जब फिर से लोगों को क्लाइंब करना शुरू किया तो फिर से वही चीजें शुरू क्यों हो गई। उधर मैनेजर को एक सीटी की आवाज सुनाई देती है जिससे एकदम से उसका सर में दर्द होने लगता है, लेकिन वो फिर भी अपनी टीम को आगे बढ़ने को लगातार कहते रहते हैं। शायद ये ऊंचाई के कारण आया होगा। अब धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ रहे थे। जो थोड़े एक्सपीरियंस थे उन्हें आगे रखा गया था ताकि वो रास्ता दिखा सके, जैसे कि ब्रैड जो कि सोफिया के आगे चल रहा था, पर अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है। जो देख सोफिया डर जाती है। उसने जब उसे आवाज लगाई तो वो उसे बड़ी ही अजीब तरीके से जवाब देता है और फिर अगले ही पल वो किसी मकड़ी की तरह रेंगती हुई उसके करीब आने लगा और अचानक से उसे होश आ गया। तब उसे एहसास हुआ कि वो बिना किसी सपोर्ट के ही रेंग रहा है, जिसकी वजह से वो उस पहाड़ से चुटकी बजते ही नीचे गिर गया और मारा गया। ये सब देख सोफिया वहीं डर के मारे चिपक गई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं नीचे अब सभी और परेशान होने लगे क्योंकि समय ज्यादा हो गया और उन्हें अपने लोगों की फिक्र होने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हो गया? सब कुछ तो सही था क्लाइंबिंग के पहले। शॉन और एलेक्स आपस में बातें करते हैं कि अगर कुछ सही नहीं हुआ तो उन्हें ऊपर जाना ही होगा, वरना ऐसे करते सब लोग मारे जाएंगे। क्योंकि अब शॉन को धीरे धीरे करके उस चीफ की बातों पर यकीन होने लगा था। इस बीच हम सोफिया को देखते हैं जो मैनेजर को सब कुछ बता रही है, जो सुन वो भी हैरान था, पर वो इस क्लाइंबिंग को रोकता नहीं बल्कि ऊपर चढ़ाई करते रहने का आदेश देता है। हालांकि दोस्तों सोफिया वहीं रुककर किसी के आने का इंतजार करना चाहती है क्योंकि उसे ऊपर नहीं जाना था, पर मैनेजर के ऑर्डर के बाद उसे ऊपर जाना ही पड़ता है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है शॉन, जिसने अब ठान लिया है कि वो एलेक्स को लेकर ऊपर जाएगा क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है। पर एलेक्स को कुछ डाउट लग रहा है, क्या उसने वो सब कुछ बताया जो उसने चीफ ने कहा था? शॉन कहता है कि हाँ सब कुछ बताया मैंने, अब चलो वरना अंधेरा हो जाएगा। धीरे धीरे करके दोनों ने ऊपर की ओर क्लाइंब करना शुरू किया। कुछ देर में एलेक्स का पैर जख्मी हो गया, इसका कारण अब वो उसके साथ ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए शॉन उसे अब नीचे जाने को कहता है और खुद अकेले ऊपर जाने का इरादा बना लेता है क्योंकि आखिर उसे पता लगाना ही था कि इन सब के पीछे क्या वजह है। जब कैरी को पता लगा कि एलेक्स के पैर में चोट लग चुकी है तो वो उसे लेने के लिए निकल पड़ी। बाहर निकलते ही चीफ उसे ब्रैड का हेलमेट देते हुए बताता है कि बॉडी तो हमें नहीं मिली लेकिन ये जरूर मिला है। तो कैरी उस हेलमेट पर लगे कैमरा को रेडियो के हवाले कर देती है ताकि वो चेक करके बताए कि असल में वहां क्या हुआ था उसके साथ। और फिर वो सीधा पहुंची एलेक्स के पास, जिसने बताया कि शॉन तो ऊपर चला गया अकेले और अभी तो वो ऑफ रोप है, जिसका मतलब ये है कि उसके पास किसी भी रस्सी या फिर किसी हुक का सपोर्ट नहीं है।
इस दौरान नीचे मौजूद रेडियो जब उस कैमरा को चेक करता है तो उसे कुछ बहुत ही डरावनी सी चीज नजर आती है, जिसमें खुद ब्रैड सोफिया के ऊपर हमला कर रहा है और वो बिना किसी सपोर्ट के रेंग रहा है, जो कि नामुमकिन है। इतने में वहां पर एलेक्स और कैरी भी पहुंच गए, जिन्होंने जब फुटेज को देखा तो हैरान रह गए। लेकिन जब रेडियो ने उसकी फ्रीक्वेंसी को सुनाया तो उसे किसी एविल डीमन का गुर्राने की आवाज आई, जो देखकर और सुनकर एलेक्स ने बोल ही दिया कि जो कुछ भी शॉन कह रहा था वो सच था। धीरे धीरे करके एक एक करके शायद हम सब मारे जाएंगे, लेकिन अब ये करे तो करे क्या फिर से ऊपर जाएंगे या ऊपर वाले को अब ऊपर ही रहने दे, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। शॉन सोफिया के पास पहुंच गया तो वही मैनेजर के साथ वाली लड़की उसे नीचे चलने की बात करती है, क्योंकि उसे अब बार बार डर लगता जा रहा है। पर मैनेजर कहता है कि अब उसे जाना है तो वो जा सकती है, लेकिन वो अभी नहीं जाएगा। देर रात हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया और इतने में लकी का टेंट हिलने लग गया, जिसे घबरा कर वो उठ जाता है और तब उसने देखा कि अलीना पूरी तरह से पॉजेस हो चुकी है। वो बार बार अपने ही साथी का टेंट नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बारी लकी खुद को बचा लेता है। पर अहम मौके पर अलीना होश में आ गई और फिर एक जोरदार चीख के साथ वो नीचे गिर गई, क्योंकि वो भी ब्रैड की तरह बिना किसी रोप के ऊपर रेंग रही थी। इस हादसे के बारे में लकी अपने मैनेजर को बताता है, लेकिन अभी भी वो नीचे जाने के लिए इनकार करता है, क्योंकि वो लोग मंजिल के बहुत करीब है। नीचे रेडियो अपने सीनियर को आवाज सुनाता है और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करता है, पर उन्होंने भी ऐसा कुछ पहली बार सुना था। अब सुबह हो जाती है और फाइनली मैनेजर मान जाता है नीचे जाने के लिए। चलो फाइनली इतने में उसे शॉन और सोफिया ऊपर आते हुए नजर आते हैं, तो वो शॉन से कहता है क्यों ना हम दोनों ऊपर चलते हैं और बाकियों को नीचे भेज देते हैं। शॉन मान जाता है, क्योंकि उसे पता लगाना था कि असल में ऊपर ऐसा क्या है जिससे सब कुछ इतना खतरनाक होता जा रहा है। इधर नीचे अब रेडियो को कहीं ना कहीं मैनेजर पर ही शक होने लगता है, क्योंकि उसने सभी की रेडियो फ्रीक्वेंसी को सुना सिवाय बस उसके। कहीं वो सच में चीफ की बात तो सच तो नहीं है, हो सकता है कि मैनेजर खुद ही पॉजेस हो और उसने ये सभी को जानबूझकर ऊपर पहुंचाया ताकि वो लोग मारे जाए। खैर वो और शॉन दोनों ही ऊपर पहुंच गए, जहां उन्होंने कुछ बहुत ही अजीब देखा। दरअसल वहां पर शॉन के दादाजी की लाश थी, जो कि अब कंकाल बन चुकी है। पर अब मैनेजर को शॉन पर शक होने लगा था, कहीं वो यहाँ की ट्राइब के साथ मिला हुआ तो नहीं है। चीफ के साथ मिलकर उसके दादाजी वाली कहानी को बनाया है ताकि वो किसी को भी इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक सके। तो शॉन कहता है कि भला उसे क्या मिलेगा लोगों को रोककर, वो खुद की मर्जी से यहाँ पर नहीं आया, उन लोगों ने उसे भेजा है ताकि वो औरों को नीचे ला सके। पर मैनेजर के दिमाग में हम न जाने क्या चल रहा है। इस बीच वहां सोफिया पहुंच गई, वो भी मैनेजर की बातों में आ गई। इस बीच हम लकी को देखते हैं, जो उसी तरह रेंगते हुए तेजी से ऊपर आ रहा है। इस बीच उसे क्लारा दिख, जिसकी रस्सी को उसने काट दिया और कुछ इस तरह से एक और क्लाइंबर की मौत हो गई। अभी तो दोस्तों खेल शुरू हुआ है, बस देखते रहिए। पॉजेस हुआ लकी जब ऊपर आया तो उसने सभी को मारना शुरू कर दिया। इस दौरान हम उस पहाड़ की चोटी पर एक प्राचीन पत्थर को देखते हैं, जिसमें से कुछ अजीम शक्तियां बाहर आ रही थी, जैसे कि वो मानो लकी को संदेश दे रही हो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इस बारी उसने सोफिया को अपने वश में ले लिया, फिर लकी उसी के हाथों से मरवा दिया। नीचे हम चीफ को देखते हैं, जो किसी प्रकार का कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, जिसे उस पहाड़ पर दो ट्राइब के लोग अचानक कहीं से प्रकट होते हैं और सोफिया को रोकते हैं ताकि वो शॉन को मार ना सके। सोफिया को लगातार उस पत्थर से शक्तियां मिलती जा रही थी, जिसके कारण वो उन दोनों को खत्म कर देती है। और फिर नंबर आता है मैनेजर का, जिसका भी खेल खत्म कर दिया उसने। लेकिन अंत में शॉन को चीफ की कही बात याद आई, पूर्वजों द्वारा बनाया गया वो डंडा जिसकी मदद से वो ये सब रोक सकता है। उसने फौरन उसे बाहर निकाला और भागते हुए जाकर उस पत्थर पर मारा, जिससे धीरे धीरे करके उसे बाहर आ रही शक्तियां रुक गई और सोफिया भी होश में आ गई। दोनों ही उस पहाड़ से पैराशूट की मदद से नीचे आ गए। जब इस चीज की खबर उस ऑफिसर को पता चली तो उसने एक फाइल को खोला और कहा कि ठीक है, हमें वो मिल गया जिसकी तलाश थी। शॉन को वापस घर पर देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका बेटा उस पहाड़ से वापस लौट आया। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर को देखते हैं। जी हाँ, वो जिंदा है, पर अब वो खुद के वश में नहीं बल्कि किसी शक्ति के वश में है। लेकिन वो पत्थर टूट गया तो फिर ये कौन कर रहा है? क्या कुछ और भी है वहां पर? इस सवाल के साथ इस कहानी का यहीं पर अंत होता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।